उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज हम जानेंगे कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, विधानसभा, विधान परिषद, इनके विषय में जानेंगे और ये जानेंगे कि इनके जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, किनके द्वारा इनको चुना जाता है। अब प्रत्यक्ष रूप से जब जनता किनको चुनती है, यानी इनडायरेक्ट वे से जनता किनको चुनती है, और डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता किनको चुनती है, सारा मैटर समझेंगे। सिर्फ एक चार्ट से, एक चार्ट बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और उससे क्या समझेंगे, इन सारे मैटर को समझेंगे। और अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी बच्चों ने अभी तक वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए और वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको जितना भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आपको वहां पर वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, आपके लिए एमसीक्यू तैयार किए गए हैं। हर एक टॉपिक को वहां पर बिल्कुल समझाते हुए, आसान तरीके से आपको समझाते हुए वहां पर रखा गया है। एक नई तरीके से आपको क्लासेस दी गई हैं ताकि एग्जाम में क्या हो, आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। पूरे सिलेबस को वहां पर कवर किया गया है। तो जल्दी से दोस्तों प्ले स्टोर में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप को। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने आज के लेक्चर की। तो देखिए, हम समझेंगे एक चार्ट से कि क्या क्या ऐसे क्षेत्र हैं, क्या क्या ऐसे सदस्य हैं जिनको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, किनको अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे सिर्फ एक चार्ट से, एक ग्राफ से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सर्वोपरि माना गया है वो है जनता। जनता के द्वारा ही क्या करा जाता है दोस्तों, हर एक, जितने भी आपके अधिकारी हैं, जितने भी आपके मंत्री हैं, जितने भी सदस्य हैं आपके, जितने भी सदन हैं, जितने भवन होते हैं, उन सदन के सदस्यों को किनके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जनता किनको प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, डायरेक्ट चुनाव से चुनती है। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि 2 प्रत्याशी या 3 प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी इलेक्शन में खड़े हैं, चुनाव में खड़े हैं, जनता जाएगी वहाँ पर वोट दबाएगी उनके चुनाव चिन्ह के सामने और वोट की काउंटिंग होगी। जिसको ज़्यादा प्रतिशत मिलेगा वोट होगा, वो चुनाव को जीत जाएगा, वो सदस्यता को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जनता द्वारा, सबसे पहले देखिए हम समझेंगे किस किस को चुना जाता है। तो यहाँ पर निकल कर आता है लोकसभा। याद रखिएगा दोस्तों, जहां पर जनता से डायरेक्ट एरो बना रहा हूं, वो एरो आपको इंडिकेट करेगा कि किसके द्वारा किसको चुना जा रहा है। तो जनता के द्वारा किसको चुना जा रहा है दोस्तों, लोकसभा को चुना जा रहा है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो किसको चुना जा रहा है, राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य में विधानसभा को, विधानसभा के जो आपके सदस्य हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो आपके सदस्य हैं, उनको चुना जा रहा है किसके द्वारा, जनता के द्वारा। क्या बोलते हैं विधानसभा के सदस्य को, हम बोलते हैं एमएलए। ठीक है दोस्तों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो सदस्य हैं। ये राज्य के स्तर पर होती है, हर एक राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है, और एक केंद्र के स्तर पर लोकसभा। अच्छा, इसके पश्चात देखते हैं, देखिए जनता इसके अलावा किस असेंबली को चुनती है, जनता इसके द्वारा चुनती है लोकल बॉडीज को। लोकल बॉडीज कहने का मतलब है स्थानीय निकाय। जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनको किसके द्वारा चुना जाता है, जनता को। जैसे आप देखेंगे ग्राम प्रधान का चुनाव, ठीक है, बीटीसी मेंबर का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, मेयर का चुनाव, वार्ड मेंबर का चुनाव। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों ग्राम प्रधान का चुनाव है, ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि आपका ग्राम प्रधान, बीटीसी मेंबर, जिला स्तर पे आप देखेंगे जिला पंचायत सदस्य, इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, जनता के द्वारा किया जाता है। वैसे शहरी क्षेत्रों में अगर शहरी निकाय की बात करें, शहरी स्थानीय निकाय, शहरी लोकल बॉडीज की बात करें तो मेयर है, वार्ड मेंबर है, इनको किसके द्वारा चुना जाता है दोस्तों, इनको चुना जाता है जनता के द्वारा। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैंने आपसे बोला कि ग्राम सभाएं की हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 पद ऐसे हैं जिनको जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, यानी जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। पहला पद आप याद रखिए, ब्लॉक प्रमुख। आप सबको पता होगा ब्लॉक प्रमुख होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और दूसरा पद है जिला पंचायत अध्यक्ष। बाकी इनके विषय में जब हम अपने चैप्टर में पहुंचेंगे, हम इस लेक्चर में पहुंचेंगे जहां पर हम ग्रामीण स्तर को, शहरी स्तर को जानेंगे। स्थानीय स्वशासन के हम जब चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां पर हम स्थानीय स्वशासन का जो हमारा चैप्टर है, स्थानीय लोकल बॉडीज का जब चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां पर हम इसको क्लियर करेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति क्या थी, अशोक मेहता समिति क्या थी, हनुमंत राय समिति क्या थी। इन समितियों को जानेंगे,
ठीक है। कितने स्तरीय आपका यहाँ पर पंचायतें देखने को मिलती है, त्रिस्तरीय पंचायतें किसकी सिफारिश पे, 2 स्तरीय पंचायतें किसके सिफारिश में, सारा मैटर क्लियर करेंगे जब हम अपने उस लेक्चर में पहुंचेंगे पॉलिटी के। फिलहाल आप जानते हुए चलिए कि ब्लॉक प्रमुख को जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है। ब्लॉक प्रमुख को कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। किसको? बीडीसी मेंबर्स को। और ये बीडीसी मेंबर्स किसको चुनते हैं? जितने बीडीसी मेंबर हैं ये आपस में मिलकर किसको चुनेंगे? ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। उसी प्रकार जनता जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है। जनता चुनेगी जिला पंचायत सदस्यों को, और जिला पंचायत सदस्य चुनेंगे किसको? आपका जिला पंचायत अध्यक्ष को। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष को और ब्लॉक प्रमुख को जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना, इनडायरेक्ट रूप से चुना, क्योंकि जनता ने जिनको चुना उन्होंने आगे चलकर किसका चुनाव किया है? इन 2 पदों का चुनाव किया है। तो जनता द्वारा चुने गए जो उम्मीदवार होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो जिसको चुन रहे हैं वो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष वोटिंग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारा मैटर आप चार्ट से समझेंगे तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का आप मतलब समझोगे, स्थानीय निकाय को जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर राज्यसभा की। किसकी बात करेंगे? राज्यसभा की। देखिए दोस्तों, मैंने लोकसभा को चार्ट में थोड़ा नीचे बनाया है और राज्यसभा को थोड़ा ऊपर बनाया है लोकसभा के अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, लोअर हाउस, और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर्स होंगी, ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा के पास कम शक्तियाँ होंगी इसलिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। शक्तियों के बंटवारे के आधार पर हमने उच्च सदन निम्न सदन नहीं कहा है। प्राचीन समय यानी हमारे इतिहास में ही जब ब्रिटेन की सरकार हुआ करती थी, ब्रिटेन का हम ब्रिटेन के औपनिवेश थे, ब्रिटेन के गुलाम थे, तो उसी समय से क्या था कि जो जहाँ पर ब्रिटिश सदस्य बैठा करते थे उसको उच्च सदन कहते थे, जो डायरेक्ट प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे और जो जनता का प्रतिनिधित्व करते थे वो निम्न सदन कहलाता था, लोअर हाउस और अपर हाउस। इस वजह से लोअर हाउस और अपर हाउस कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा दिमाग में मत डालिएगा कि शक्तियाँ ज़्यादा हैं राज्यसभा के पास इसलिए इसको उच्च सदन कहा गया है और लोकसभा के पास कम शक्तियाँ हैं इसलिए इसको निम्न सदन कहा गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने बात करी राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किसको चुनेंगे? राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए किस प्रकार का चुनाव किया है जनता ने? अप्रत्यक्ष रूप से चुना है। क्यों? क्योंकि जनता ने किसको चुना? जनता ने चुना विधानसभा के सदस्यों को, एमएलए को, और ये एमएलए ने किसको चुना? राज्यसभा के सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और लोकसभा के सदस्य भी क्या कहलाते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी समझेंगे क्यों। देखिए, विधानसभा के सदस्य चुन रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों को। याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विधानसभा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है तो आप आंसर देंगे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अब इससे क्या अर्थ निकला? इससे यह अर्थ निकला कि राज्यसभा क्या है? राज्यों का सदन है, क्योंकि राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो चुन रही है इनको, और लोकसभा क्या है? लोकसभा है जनता का सदन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जनता डायरेक्ट चुन रही है लोकसभा को। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर देखिए, हमने ये बात करी भैया, जनता ने चुना किसको? आपका राज्यसभा को। जहाँ तक उम्मीद है आप समझ चुके होंगे लोकसभा और राज्यसभा में किसके द्वारा किसको चुना जा रहा है। जनता अप्रत्यक्ष किसको चुन रही है, अप्रत्यक्ष रूप से किसको चुन रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति की। अब समझते हुए चलिए, देखो दोस्तों, जैसा कि अपने पुराने लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, संसद, पार्लियामेंट, इसका मतलब क्या? राष्ट्रपति, लोकसभा और आपका राज्यसभा, ये तीनों मिलकर किसको बना रहे हैं? आपका संसद को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर किसको बनाते हैं? संसद को बनाते हैं। अगर आपको संसद पढ़ना है, इसका मतलब आप संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं अगर भारत की, तो आपको राष्ट्रपति भी पढ़ना है, लोकसभा भी पढ़ना है और राज्यसभा भी पढ़ना है, क्योंकि तीनों जब सम्मिलित हो रहे हैं, तीनों एक रूप में आ रहे हैं, तो क्या कहला रहे हैं? संसद कहला रहे हैं। इसीलिए हमने लोकसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा और राज्यसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा। अब बात करें राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद का एक भाग है। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और साथ में आपका विधानसभा के सदस्य। कहां कहां के? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। ये तीनों मिलकर किसको चुनते हैं दोस्तों? ये तीनों मिलकर भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब यहां पर कुछ बातें ध्यान में रखते हुए चलिए। कुछ बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है? क्या सारे मेंबर इसमें भाग लेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के क्या सारे मेंबर इसमें भाग लेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। कौन सा मेंबर इसमें भाग लेगा? निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेगा।
मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। चुनाव में जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो जो मनोनीत सदस्य होंगे, जो नॉमिनेट मेंबर होंगे, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। जो मेंबर निर्वाचित हैं, कहने का मतलब जो इलेक्शन लड़के आए हैं, जो इलेक्टेड है जनता के द्वारा, वो ही भाग लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अब ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। देखिए लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्य, 2 आंग्ल भारतीय, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। आप आंसर देंगे 2 सदस्यों को। और अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आएगा 331। अनुच्छेद 331 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को, एंग्लो इंडियन सदस्यों को चुनेगा। क्लियर हो के बाद अब जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाएंगे, इनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और आर्टिकल है दोस्तों आपका अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 के तहत ये बात कही गई है, 80 के 2 के अंदर ये बात कही गई है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और हमने यहां पर बोला कि 2 सदस्य तो आंग्ल भारतीय चुन लिए। अब ये 12 सदस्यों का निर्धारण आप कैसे करेंगे कि इन 12 सदस्यों को कहां से चुना जाए? तो ये 12 सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों साहित्य के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और विज्ञान के क्षेत्र से। इन क्षेत्रों से इन 12 सदस्यों को चुना जाता है। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए क्या होता है, कभी मान लीजिए कि साहित्य से जुड़ा हुआ कोई विधेयक, कोई बिल कहाँ रखा गया? पार्लियामेंट में रखा गया। तो वहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति उस साहित्य से जुड़ा हुआ है, जो उस कला से जुड़ा है, उस विज्ञान से जुड़ा है, तो उसका वहाँ पर अपना निर्णय देना, उसके राय वहाँ पर जानना जरूरी है कि भैया साहित्य के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम ये बिल लेकर आते हैं, ये परिवर्तन लेके आते हैं, तो ये कैसा रहेगा, सही रहेगा या गलत रहेगा। तो वहाँ पर क्या करा जाता है, इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को चुना जाता है। आर्टिकल 80। सेम ऐसी आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्य चुने जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 331 लोकसभा में और 12 सदस्य राज्यसभा में। याद रखिएगा, लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय और राज्यसभा में 12 सदस्य जो आपका साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर जो आपके खेल से खिलाड़ी थे, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए चुना गया था। मैरी कॉम, रेखा जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है रेखा, उनको भी राज्यसभा के लिए चुना गया था। तो वो इलेक्शन लड़के नहीं आए थे, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत थे, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड थे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वैसे ही देखिए लोकसभा के सदस्यों ने भाग लिया राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के सदस्यों ने भाग लिया, सेम ऐसी विधानसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं। तो विधानसभा का रूल समझिए, विधानसभा में हर एक राज्य की विधानसभा में एक सदस्य को किसके द्वारा चुना जाता है? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और एक कैसा सदस्य होता है? आंग्ल भारतीय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यहां पर तो लोकसभा राज्यसभा में चुना है राष्ट्रपति ने, लेकिन राज्य की जब विधानसभा की बात आएगी तो एक सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? जो आंग्ल भारतीय होता है, राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में विधानसभा के सदस्य कितने हैं जहां पर पूछा जाता है, तो बुक में लिखा होता है 70 + 1, टोटल है 71, लेकिन लिखा कैसे जाता है उसको 70 + 1, यानी कि एक सदस्य कौन है उसमें? नॉमिनेटेड है, मनोनीत है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और वो कैसा है? आंग्ल भारतीय है। और राज्यपाल किसके लिए कार्य कर रहा है? राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत रहता है, किसके अधीन काम करता है? राष्ट्रपति के अधीन। राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर संविधान में ऐसा क्यों कहा गया है कि केवल इलेक्टेड मेंबर चुनाव में भाग लेंगे, ना कि मनोनीत यानी कि नॉमिनेट मेंबर चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं, 2 सदस्य आपके लोकसभा में, 12 सदस्य आपके कहाँ? राज्यसभा में। और हर विधानसभा में एक एक सदस्य किसके द्वारा नॉमिनेट किया जा रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है और वो दोबारा चुनाव लड़ेगा तो जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो वोट किसको देंगे? अपना वो वोट देंगे राष्ट्रपति को। और दूसरी बात, जनता के द्वारा इनको चुना नहीं गया है,
तो जनता की भागीदारी यहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन 12 सदस्यों को, इन 2 सदस्यों को, हर एक सदस्य को जनता ने चुना है। क्या जनता ने नहीं चुना है, उसको किसने चुना है? राष्ट्रपति ने चुना है। इसलिए इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेंगे? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर, और कैसे मेंबर? जो निर्वाचित हैं, जो इलेक्टेड हैं, जो मनोनीत मेंबर हैं, वो भाग नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, जैसे आपका आंसर है दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी। अब जब मैं पुडुचेरी कह रहा हूं तो कंफ्यूज मत होइएगा, पौंडीचेरी जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसी का ही नया नाम है पुडुचेरी। पौंडीचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया था, और पुडुचेरी का अर्थ होता है नया गांव। क्या अर्थ होता है? नया गांव। तो पौंडीचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने बात करी कि सर एक बात बताइए, केंद्र शासित प्रदेश तो और भी हैं, तो यही क्यों भाग ले रहे हैं? और केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं भाग ले रहे हैं? भैया चंडीगढ़ क्यों नहीं भाग ले रहा है? अंडमान निकोबार क्यों नहीं भाग ले रहा है? लक्षद्वीप क्यों नहीं भाग ले रहा है? उसका आंसर देखिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास खुद की क्या है? अपनी एक विधानसभा है। खुद की विधानसभा है दोस्तों दिल्ली के पास। दिल्ली में देखिए मुख्यमंत्री होता है, पुडुचेरी मुख्यमंत्री होता है, चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप, अंडमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री और सरकार नहीं देखने को मिलती, क्योंकि सेंटर से राष्ट्रपति के द्वारा उसको चलाया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों को। परंतु दिल्ली और पुडुचेरी एक ऐसे विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास खुद की क्या है? एक विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसी कारण क्या होता है, ये केंद्र शासित प्रदेश भी किसमें भाग लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और कैसे सदस्य? जो निर्वाचित है, नॉमिनेट मेंबर भाग नहीं लेंगे। और जेएनके देखिए, जेएनके भी केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया, और जेएनके की खुद की विधानसभा भी है। तो आगे चलकर देखते हैं कि जेएनके को दोबारा से राज्य बनाया जाता है या केंद्र शासित प्रदेश में ही रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर जेएनके भी केंद्र शासित प्रदेश रहता है और खुद की विधानसभा के वहाँ इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर चुनाव कराया जाता है, तो जेएनके भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जेएनके को क्या करा गया है? यूनियन टेरिटरी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा है, लोकसभा के सदस्य कहाँ से चुने जा रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जा रहे हैं, और लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जा रहे हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, और आपका विधानसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा थोड़ा अगर हम और राज्य की अगर हम बात करें, इसके अलावा देखिए राज्य में क्या होता है। राज्य में क्या होता है दोस्तों, एक सदन और होता है जिसको हम कहते हैं आपका विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अब इसके सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है, पूरा डिटेल में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जब मैं आपका इस टॉपिक में आऊँगा, राज्य विधायिका में आऊँगा, तब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इस चार्ट से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आगे चलकर आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। राष्ट्रपति पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय और आपका विधान परिषद, इसमें ही पूरे आपके लेक्चर चलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आगे चलकर आपको कैसे पढ़ना है। और आप यार यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में इसी ग्राफ से काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे। लोकसभा के में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए, किस प्रकार के सदस्य चुने गए, राज्यसभा में कितने सदस्य चुने गए, किस अनुच्छेद के तहत चुने गए, विधानसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत रहता है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, क्या निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं या मनोनीत मेंबर भाग लेते हैं, ये सारा का सारा आपको देखिए पूरा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं विधान परिषद की। अब देखिए विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाएंगे, कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा कुछ सदस्य चुने जाते हैं, कुछ सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं विधान परिषद के अंदर, कुछ सदस्य स्थानीय निकाय के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ सदस्य जो छात्र ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अपनी उच्चतर से उच्चतम शिक्षा को प्राप्त कर चुके हैं, उनके द्वारा चुना जाता है, और कुछ सदस्य ऐसे अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं जो माध्यमिक स्तर से ऊपर के अध्यापक हैं और 3 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो इन सदस्यों के द्वारा इन सबसे मिलकर ये सब मिलकर चुनते हैं किसको, विधान परिषद के सदस्यों को। अब बात करें कि सर विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या, तो देखिए ये क्या चीज़ होती है कि जब विधानसभा संसद के द्वारा इसको बनाया जाता है, और किसके कहने पर बनाया जाता है, विधानसभा के कहने पर बनाया जाता है। इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, विधान परिषद को बनाने का हमारे संविधान में,
जब विधानसभा के पास जरूरत से ज़्यादा कार्य हो जाता है, जो बड़े राज्य होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, वहाँ क्या है कि विधानसभा के पास जरूरत से ज़्यादा कार्य हो जाता है, तो उस कार्य को बंटवारा करने के लिए, कि उस जो कार्य का बोझ आ रहा है उनके ऊपर, जो काम का बोझ आ रहा है, उस बोझ को कम करने के लिए विधानसभा संसद से एक अपील करती है कि हमारे लिए क्या बना दीजिए, एक विधान परिषद बना दीजिए, और संसद में बिल पेश करके विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्या इनकी शक्तियाँ होती हैं, क्या शक्तियाँ नहीं होती, ये सारा मैटर हम पढ़ेंगे कहाँ पर, जब हम आपका राज्य की विधायिका को पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा की हम विधान परिषद की हमने बात करी, तो वर्तमान समय में हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। जो उत्तराखंड का बच्चे हैं, जो हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, उनके लिए शायद ये नया चैप्टर हो, उनको नए यहाँ पर नयापन देखने को मिले, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में क्या है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में 2 सदन नहीं है, द्विसदनीय विधानसभा नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो आप आंसर देंगे नहीं है भैया। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पास 2 क्या है, विधानसभा भवन है। उत्तराखंड के 2 विधानसभा भवन है, एक देहरादून में और एक गैरसैंण में, परंतु द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। 2 सदन आपके 2 हाउस यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको विधान परिषद देखने को मिलती है। कौन कौन से राज्यों में दोस्तों? एक है आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है या कितने राज्यों में विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या है, स्वयं की अपनी एक विधान परिषद है। ठीक है दोस्तों, अब फिर देखिए, जिस प्रकार मैंने लोकसभा राज्यसभा में एक को थोड़ा ऊपर बनाया था, एक को थोड़ा नीचे बनाया था, उसी प्रकार मैंने क्या करा है, विधान परिषद को थोड़ा ऊंचाई दी है और विधानसभा को थोड़ा नीचे बनाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्य में, अगर राज्य की हम बात करें तो राज्य में उच्च सदन माना गया है किसको? विधान परिषद को, और निम्न सदन माना गया है दोस्तों विधान सभा को। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे, राष्ट्रपति कैसे चुनता है, संसद क्या होती है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, जनता किसको प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, किनको अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। ग्रामीण स्तर पर मैंने आपको बता चुका हूँ, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़कर सारे पदों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। शहरी स्तर पर मेयर वगैरह को चुनती है। विधान परिषद क्या है, कितने राज्यों में विधान परिषद है, विधानसभा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश किस प्रकार से भाग लेते हैं। और मजे की बात यह है कि बच्चों को यह समझ में नहीं आता है, किताब में तो मिल जाता है कि भैया दिल्ली ने भाग लिया राष्ट्रपति के इलेक्शन में, परंतु रीजन बच्चों को पता नहीं होता है। तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश के पास है, दिल्ली और पुडुचेरी तो भाग ले रही है। निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। आर्टिकल 331, आर्टिकल 80, सारा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और यहीं से ही दोस्तों, इसी चार्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। और यहाँ से क्या होगा, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आएंगे, तो उम्मीद है कि आपको उसको एकदम तरीके से समझ चुके होंगे और सही करके आएंगे एग्जाम में। और इसी प्रकार से क्लास को इंटरेस्टिंग वे में सरल तरीके से पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आप डाउनलोड कर लीजिए हमारा लर्निंग ऐप, वेदाश्री लर्निंग ऐप। इसी प्रकार से आपके वहाँ क्लासेस चलाई जाएंगी, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा जाएगा, रटने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक टॉपिक को, हर एक तथ्य को आपको समझाया जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।